सो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो यहाँ पे आपके सामने चार्ट है जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस बताने की कोशिश की गई है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं सपोर्ट यानी वो लेवल जहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, रेसिस्टेंस यानी वो लेवल जहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। सो इसको एक्यूमुलेशन बोला जाता है, यानी स्टॉक यहाँ पे लिए जा रहे हैं, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, यानी स्टॉक्स यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। सो इसके अंदर आपने देखा कि स्टॉक अपने सपोर्ट पे जाता है, उसके बाद में रेसिस्टेंस में, फिर सपोर्ट पे, और फिर ब्रेकआउट कर देता है। लेकिन दोस्तों ऐसी भी कुछ कंडीशंस आपके सामने आती होगी जिसमें आप देखते हैं कि स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, रेसिस्टेंस पे पहुंचा नहीं, लेकिन वहां से और नीचे चला गया, और उसमें फिर जो बायर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। सो कैसे अपन पता लगा सकते हैं कि कोई कंपनी का स्टॉक अपने सपोर्ट से रेसिस्टेंस की तरफ पहुंचेगा या फिर वहां से ब्रेक डाउन करेगा? देखो, 100% कोई गारंटी नहीं होती है कि जो भी स्टडी इन्वेस्टर ने की वैसे की वैसी 100% होगी। लेकिन इन्वेस्टर क्या कर सकता है, टेक्निकल्स के साथ में फंडामेंटल्स को देख सकता है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस उसको करके पता चलेगा कि वो कंपनी की जो सिचुएशन है फाइनेंशियली वो कैसी है। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, साथ में टेक्निकली स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, बेस बनाने की कोशिश करें, तो हाई चांसेस होते हैं कि स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को छूने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल अपन देखते हैं कुछ कंपनीज का, जिसमें अपन ये देखेंगे कि कौन सी कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स एक तो अच्छे हैं, सेकंड उनके स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, थर्ड उनकी जो Q3 की गाइडेंस है वो भी अच्छी है, यानी अगले क्वार्टर के लिए जो कंपनी ने कहा है कि अच्छे रिजल्ट हम देने वाले हैं, वैसी कुछ कंपनीज को अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है टीसीएस। टीसीएस के स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी जस्ट ₹4 ऊपर, और 24 का पी रेशो है। इसकी जो वैल्यूशन इतनी कुछ खास नहीं है। डिविडेंड यील्ड भी आप देख सकते हैं 2% के आसपास है। 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। यानी ऐसी जो भी कंपनीज होती हैं 10-20 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की, 10 लाख करोड़ के आसपास के मार्केट कैप की, उनमें अगर आपने 1 लाख रुपए लगा दिए हैं और आप चाहते हैं कि मेरा पैसा 2 लाख बने, तो उसके लिए कंपनी का मार्केट कैप 11 लाख से बढ़ के 22 लाख करोड़ का होना पड़ेगा। अब वो काफ़ी फास्ट तो होगा नहीं, काफ़ी स्लो होगा। तो उसमें इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो सपोर्ट टू रेसिस्टेंस की कोशिश करते हैं कि चलो यहाँ पे 20-30% निकल जाए, वो भी मोर देन इनफ है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट ये है कि कंपनी के स्टॉक को हमको टेक्निकली तो देखना ही है, साथ में फाइनेंशियली भी देखना है कि उसके नंबर्स कैसे गए थे। सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने ठीक परफॉर्म किया, 3% की ईपीएस बीट बता रहा है, यानी रिजल्ट ओके थे, यानी बुरे नहीं थे। ठीक है, चलो ये पॉइंट सही हो गया। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि कंपनी के रिजल्ट कैसे थे, एक्चुअली कितने परसेंट के साथ में कंपनी बड़ी थी, 1% के साथ में, 2% के साथ में। तो जैसा कि हमने देखा कि 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसको 22 लाख करोड़ के मार्केट कैप होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्पीड है ग्रोथ की वो बहुत ही स्लो है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि Q3 के लिए कंपनी ने क्या बोला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड पिकअप ग्रोथ फिस्कल 26, और उसके पीछे का रीजन है एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सो कंपनी की जो गाइडेंस है वो हम बोल सकते हैं अच्छी ही देखने को मिली है। साथ में आप ये देखोगे तो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, ये मेजर सपोर्ट है कंपनी के स्टॉक का, जो कि वीकली चार्ट है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं सपोर्ट से कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पे तेजी पकड़ी। ठीक है, अब रेसिस्टेंस कौन कौन से बन सकता है? रेसिस्टेंस देखो, एक तो ये है, इसको लाइन को आगे हम ड्रॉ करें तो ये यहाँ से 23% ऊपर है। उसके बाद में हम सेकंड रेसिस्टेंस को देखें तो ये यहाँ से 40% ऊपर है। यहाँ से मतलब ये जो प्राइस अभी चल रहा है, अब एक्चुअली यहाँ तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा किसी को नहीं पता है, लेकिन इन्वेस्टर का काम है ऐसी कंपनी को देखना जिनका स्टॉक नीचे है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से कंपनी अच्छी है, और अगले क्वार्टर की गाइडेंस के हिसाब से अच्छी है। अपन यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते अपन। तो यही पॉइंट आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। साथ में आपको ग्रोथ का परसेंटेज भी देखना है, जिससे आपको आइडिया लगे कि कंपनी का स्टॉक कितना तेज चल सकता है या फिर कितना स्लो चल सकता है। तो ये एक स्लो ग्रोथ स्टॉक है। अगली कंपनी HUL, स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया वो देख सकते हैं। वैल्यूएशन 50 का पी है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, नंबर्स इसके ठीक है, ओके थे। कैसे थे नंबर्स? टीसीएस की तरह थे, 2-3% की ग्रोथ है, यानी स्लो चलेगा ये भी। अब गाइडेंस को देखते हैं। सो गाइडेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ यानी Q3 और Q4 के लिए बोला है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि 10% इंक्रीज देखने को मिल सकता है मीडियम से लॉन्ग टर्म के अंदर। एबिटा की बात करें तो एबिटा की जो फोरकास्ट है वो बढ़ाई है, रेज की है। पहले 22 से लेकर 23% थी, अभी 23 से लेकर 24% की
हो चुकी है। बेनिफिट मिलेगा 50-60 बेसिस पॉइंट्स का, क्योंकि जो डीमर्जर है आइसक्रीम बिजनेस का, उसकी वजह से। तो गाइडेंस हम बोल सकते हैं ठीक थी, नंबर्स इस क्वार्टर के भी ठीक थे। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो ये अभी सपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश में है। एक सपोर्ट इसका यहां बना था, एक यहां बना था, तो इस सपोर्ट से कैलकुलेशन करें कि कितना ऊपर स्टॉक, यानी ये सपोर्ट अभी कितना नीचे है, तो 7% और नीचे है। और इस सपोर्ट से अगर मैं रेसिस्टेंस के बीच में गैप देखूं तो 28% का है। लेकिन आप देखोगे ना, ये वीकली चार्ट है, 22-23 एक साल लग गया पहुंचने में। 23-24 कंपनी इस रेंज के अंदर था, 24 में क्रैश हुआ, 24 से 25 में चलो ठीक है 30% बना, 25-26 इसके लिए खराब गया, पैसे डूबे, फिर उसके बाद में कंपनी के स्टॉक ने अच्छा किया। तो ये एक एक साल की ट्रेंड है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी विनाती ऑर्गेनिक्स, 1% की तेजी बनी, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप, 37 का पी रेशो है। आगे चलते हैं, नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स इसके कैसे थे, बीटन बाय 12%, ठीक है, नंबर्स इसके अच्छे थे। उसके बाद में हम देखते हैं ग्रोथ, टीसीएस एचयूएल की कंपैरिजन में ज़्यादा है, सेल्स में कुछ खास नहीं किया इस बार। आगे चलते हैं, गाइडेंस को देख लेते हैं। सो गाइडेंस आपके सामने क्वार्टर 3 की, कंपनी ने कहा है कि हम कुछ नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। नेम्स आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के कौन कौन से नेम्स हैं जो कि क्वार्टर 3 में इंट्रोड्यूस होंगे। आगे चलते हैं, कंपनी ने गाइडेंस को रीअफर्म किया, यानी इसका मतलब यह है कि कंपनी ने ना तो अपनी गाइडेंस को इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया। जैसे कंपनी ने पहले बोला था उसी पर कंपनी टिकी हुई है कि हम 15% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ निकाल के देंगे, जो कि 20% इंक्रीज आएगा वॉल्यूम्स में, और उसके साथ में एबिटा मार्जिन हमारे टिक कर रहेंगे 27% पे, यानी जितना पहले था उतना ही अभी है। सो गाइडेंस भी ओके है, रिजल्ट भी ओके है, स्टॉक अपने सपोर्ट पे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट टू रेसिस्टेंस के गेम यहाँ पे भी अच्छे खासे चलते हैं, 40-40% के। सपोर्ट के बीच में जो गैप है 6% का है, यानी इतना गैप अभी बाकी है। अगर ये इतना गिर जाता है तो अपने मेजर सपोर्ट पे पहुंचेगा। उसके बाद में अगर ये अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो 40% इसको चलना पड़ेगा। सो ये कुछ पैटर्न है जो इन्वेस्टर्स देखते हैं काफ़ी बारीकी से, क्योंकि फंडामेंटल्स जहाँ पे अच्छे हैं, टेक्निकली स्टॉक वीक है लेकिन अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है, तो वो एक कॉन्ट्राबेट इन्वेस्टर्स के लिए बनती है। आगे चलते हैं, वीबीएल को देखते हैं। वीबीएल में 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 53 का पी रेशियो अब इसका हो चुका है। नंबर्स इसके ओके ओके थे, अच्छे भी नहीं थे खराब भी नहीं थे, ओके ओके थे, ठीक है। साथ में ग्रोथ कैसी थी, 20% के आसपास की ग्रोथ इसने प्रॉफिट के अंदर निकाल के दी थी, यानी जो भी कंपनीज अभी हमने देखी इस वीडियो के अंदर उसमें से सबसे ज़्यादा ग्रोथ है प्रॉफिट की इस कंपनी के अंदर। आगे चलते हैं, गाइडेंस को देखते हैं। तो इसने देखिए पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 से लेकर 27 तक की लॉन्ग टर्म गाइडेंस दी है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यू के सीएजीआर निकलेंगे 15%, प्रॉफिट निकाल के देंगे 22%। सो ये जो ग्रोथ है ना 15-20% की, ये एक अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन इन्वेस्टर को आदत लगी हुई थी 30% की ग्रोथ की, 40% की ग्रोथ की, स्टिंग की वजह से। लेकिन कंपनी ने बियर मार्केट के अंदर एंट्री की है, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को उम्मीद तो है, लेकिन कंपनी ने बोला कि अभी हम नहीं बोल सकते कि हम 30% निकाल के देंगे आपको स्टिंग की जैसा, या 40% निकाल के देंगे। तो जब तक कंपनी नहीं बोलेगी, जब तक कोई इन्वेस्टर उसमें उस बेसिस पे एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा। सो कंपनी ने बोला है 15-20% की ग्रोथ हम देने वाले हैं, जो कि ठीक है इस वैल्यूएशन के हिसाब से। तो जो इस कंपनी में पहले हुआ था कि 5 साल में पैसा 10-20 गुना हो गया था, क्योंकि 30-40% की ग्रोथ थी, वो अभी इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो मैनेजमेंट आपको बताने की कोशिश करेगा। बाकी 15-20% की ग्रोथ इसमें कंपनी देने का वादा कर चुकी है। आगे चलते हैं, एबिटा मार्जिन भी 21% से ऊपर होने वाले हैं, जो कि ठीक है। साथ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करिए आप, क्योंकि कुछ नए प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर आएगी जिसमें मार्जिन ज़्यादा होगा, हो सकता है जो अभी टाई अप हुआ है उसकी कंपनी बात करी हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को पता है। उस बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब इस कंपनी का बन चुका है, लेकिन जो रेसिस्टेंस है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो ये एक वीकनेस की निशानी है। और ये जो सपोर्ट है ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एक अप्रोच यहाँ पे इन्वेस्टर्स लेके बैठे हुए हैं। तो अगर स्टॉक अपने रेसिस्टेंस से बाहर निकलता है और इस रेसिस्टेंस को भी छू लेता है, कम से कम 16% का गैप में यहाँ पे फिर आगे
आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास हैं। अब दोस्तों हम एक ऐसी कंपनी को देखने वाले हैं जिसका स्टॉक सपोर्ट के आसपास है, लेकिन फंडामेंटली आपको माइनस पॉइंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंपनी एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जिसमें फंडामेंटल्स को इन्वेस्टर कम देखते हैं, करंट मार्केट की सिचुएशन को इन्वेस्टर्स ज़्यादा देखते हैं। कैसे, उसका पता लगाते हैं आगे चल के। बाकी कंपनी का नेम है CDSL। 31,000 करोड़ मार्केट कैप, 66 का पी है, 0.84% की डिविडेंड यील्ड है। सो वैल्यूशन तो प्रीमियम है, कम नहीं है, वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। नंबर्स, पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट दिए हैं, तो फंडामेंटली तो नेगेटिव हो गया ये स्टॉक। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से देखी जाती है, पिछले 3 महीने की अर्निंग्स के हिसाब से नहीं देखी जाती है। यानी अगर निफ्टी तेजी में है तो ये स्टॉक भी नॉर्मली तेजी में रहता है, क्योंकि मार्केट को लगता है कि अगले क्वार्टर में निफ्टी अच्छा करने की वजह से इसके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। क्यों अच्छे आ सकते हैं? क्योंकि इस कंपनी के पास में कुछ अर्निंग सोर्सेज होते हैं, जैसे डिपॉजिटरी चार्जेस कंपनी लेती है, एक रेवेन्यू का काफ़ी अच्छा स्ट्रीम इसके पास में है जो कि है IPO। सो IPO क्या होता है, जब मार्केट अच्छा करता है तो ज़्यादा आता है, और CDSL के पास में मैक्सिमम जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, ग्रो एंड जीरोधा है, इसके साथ में पार्टनरशिप है, तो इसकी वजह से कंपनी अच्छा कर लेती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी गाइडेंस को देखें ना, तो गाइडेंस के अंदर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जो बाकी कंपनीज में है, क्योंकि ये कंपनी प्रॉमिस नहीं करती है या ये कंपनी गाइड नहीं करती है कि अगले क्वार्टर में हम कैसा करने वाले हैं। कर ही नहीं सकती है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है अगले क्वार्टर में मार्केट कैसा करेगा। ये कंपनी प्योर स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, और ऐसी कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है वो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस, मार्जिन ये सब नहीं बताती है। तो इसकी गाइडेंस में आप देख सकते हैं क्या मेंशन कर रखा है। इसकी गाइडेंस के अंदर वही सब मेंशन कर रखा है जो Q2 में हुआ। ये ड्रॉप हो गया, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ठीक है। IPO एक बहुत अच्छे स्ट्रीम था इसका, उसमें अच्छी कमाई इसकी हो गई। साथ में आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस इसके बढ़ गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉय की जो लागत थी वो ज़्यादा गई, क्योंकि कंपनी स्केल करी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो कंपनी वही सब बताएगी जो कंपनी ने पहले किया है, आगे की कंपनी कुछ नहीं बताती, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी अगर सपोर्ट से रेसिस्टेंस पे पहुंचता है, जैसे रिवर्सल हुआ है, तब जाके हो सकता है कुछ होप यहाँ पे बने, क्योंकि स्टॉक अभी उस लेवल पे आ चुका है डे चार्ट के अंदर जहाँ पे पहले भी स्टॉक ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। सो अगर ये अपने इस रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो 12% इसको चलना पड़ेगा। अगर अपने इस रेसिस्टेंस यानी यहाँ पे पहुंचता है तो 24% चलना पड़ेगा। अगर ये अपने फाइनल रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो 36% इसको चलना पड़ेगा। सो ये कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी और कंपनीज ऐसी हम कवर करते रहेंगे धीरे धीरे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।